कक्षा 9 स्पर्श भाग 1 पहला पाठ धूल। इस पाठ के लेखक है रामविलास शर्मा, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सन 1912 में हुआ। इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गांव में पाई और उच्च शिक्षा के लिए लखनऊ आ गए। वहां इन्होंने अंग्रेजी में एमए किया और विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग में प्राध्यापक हो गए। इसी दौरान इन्होंने पीएचडी की उपाधि प्राप्त की और सबसे पहले कविताएं लिखनी शुरू की, उसके बाद उपन्यास और फिर नाटक लिखने के बाद पूरी तरह से आलोचना कार्य में जुट गए। इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास और महाप्राण निराला के काव्य को एक नए निकष पर परखा। इन्होंने साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, शलाका सम्मान आदि प्राप्त किए और पुरस्कार स्वरूप मिली राशि को साक्षरता प्रसार हेतु इन्होंने दान कर दिया। कई मुहावरों, लोकोक्तियों, देशज शब्दों और अन्य रचनाकारों की रचनाओं के उदाहरण से ली गई सूक्तियों तथा पंक्तियों से ओतप्रोत इस पाठ में लेखक ने धूल की महिमा को, उसके महात्म को, उपलब्धता को और उपयोगिता का बखूबी बखान किया है। अपनी किशोर और युवावस्था में पहलवानी के शौकीन रहे डॉक्टर शर्मा अपने इस पाठ के बहाने पाठकों को अखाड़ों, गांव और शहरों के जीवन जगत की भी सैर कराते हैं। साथ ही धूल के नन्हे कणों के वर्णन से देश प्रेम तक का पाठ पढ़ाने से वे नहीं चूकते। इस पाठ को पढ़ने के बाद समस्त श्रोता या समस्त पाठक जो हैं वो धूल को धूल में नहीं उड़ा पाएंगे। धूल, ये छोटा सा शब्द जीवन का सार है। हमारे जीवन में धूल कितनी उपयोगी है, उसका क्या महत्व है, उसकी उपयोगिता, उसकी उपलब्धता कहाँ कहाँ पर है, इस पाठ के माध्यम से लेखक रामविलास शर्मा ने बड़े सुंदर उदाहरणों से उस चीज को स्पष्ट किया है। आज के इस युवा वर्ग को या फिर शहरों में रहने वाला सभ्य समाज जो है, जो धूल को गंदगी मानता है, उसकी विचारधारा को बदलने की कोशिश की है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले पाठ की शुरुआत की है मैथिली शरण गुप्त की इस बहुत ही सुंदर कविता की एक पंक्ति से, जिसके कारण धूली भरे हीरे कहलाएं। धूली भरे हीरे यानी धूल से भरा हुआ हीरा। हमारी सभ्यता को जानने के लिए हमें ग्रामीण जनजीवन को जानना जरूरी हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता गांव से जुड़ी हुई है और गांव की बात की जाए तो गांव का जीवन धूल में ही पलता बढ़ता है। तो धूल से भरा हुआ हीरा यानी एक ऐसे बच्चे की बात की गई है जिसका बचपन धूल से ही या धूल में बीतता है। लेकिन हीरे के प्रेमी तो शायद, अगर हीरे की बात करें तो लोग हीरे के बारे में उनकी विचारधारा होती है कि वो बहुत ही चमकीला होता है, तराशा हुआ होता है, साफ सुथरा होता है, उसे वो हीरा मानेंगे। लेकिन अगर उसमें धूल होगी और उन्हें वो परख ही नहीं पाएंगे, ऐसे हीरे को वो हीरा नहीं मानते हैं। परंतु यहाँ पर जिस हीरे की बात इन पंक्तियों में की गई है वो गांव का बच्चा है जिसका जीवन धूल में ही बीता हो। तो किसी बच्चे की वास्तविक सुंदरता के लिए बहुत जरूरी है कि हम उसे धूल से अलग ना करें। तो उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चा धूल में जाता ही है, उसका स्वभाव है, वो धरती पर जाएगा ही, धूल में लिपटेगा ही। तो ऐसे में एक उदाहरण दिया है, जैसे फूल के ऊपर जो धूल के कण होते हैं वो उसकी वास्तविकता को बताते हैं। ऐसे ही किसी बच्चे के मुंह पर जब धूल लगी हो तो वो उसके वास्तविक सौंदर्य को और ज्यादा बढ़ा देती है। वो सच में उसका बचपन तभी नजर आता है, किसी बच्चे में बचपन तभी नजर आएगा जब उसके हाथ पांव पर धूल लगी हो। वो उसकी पार्थिविकता को यानी कि उसकी सच्ची खूबसूरती को वो बढ़ा देता है। लेकिन हमारा जो अभिजात वर्ग है, अभिजात वर्ग यानी जो सभ्य समाज है, जो शहरों में पला बड़ा है, ऐसे लोग जो हैं वो अपनी सुंदरता के लिए प्रसाधन सामग्री का इस्तेमाल करते हैं, जिसे हम कॉस्मेटिक कहते हैं। तो ऐसे में उन सामग्रियों का इस्तेमाल करके या उनका आविष्कार उन्होंने अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया है। लेकिन बालकृष्ण के मुंह पर छाई हुई वास्तविक गोधूली यानी हम धूल की बात कर रहे हैं। तो गांव में जो बच्चा है जिसके मुंह पर धूल छाई हुई होती, उसकी तुलना आप इस प्रसाधन सामग्री से कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो असली सौंदर्य है किसी भी बच्चे का। और पाउडर या काजल में लिपटा हुआ बच्चा जो है वो कृत्रिम है।
तो ऐसे में असली और नकली का अंतर साफ और स्पष्ट हो जाता है। हमारी सभ्यता इस धूल के संपर्क से बचना चाहती है क्योंकि वो इसे गंदगी मानती है। वो सोचती है कि धूल के स्पर्श से हम गंदे हो जाएंगे, वो इसे हे मानती है। ऐसे में वो अपना घर वो बहुत ऊंचे आसमानों में बनाना चाहते हैं ताकि उनका संपर्क इस मिट्टी से ना हो, इस धूल से ना हो। अपने बच्चों को भी वो धूल में खेलने से मना करते हैं कि कहीं वो गंदे ना हो जाए। तो इसीलिए उन्हें नकली सलमे सितारे कहा है, क्योंकि बच्चों को आप धूल से अलग नहीं रख सकते, वही उनकी वास्तविक सौंदर्य को बताते हैं। तो एक कवि का उदाहरण देकर ये बात कही गई है कि कहीं ना कहीं उनकी विचारधारा में भी ये भेद देखा जा सकता है या अंतर देखा जा सकता है। एक तरफ वो कहते हैं, धन्य धन्य वे नर मैले जो करत गात कन्या लगाए धुरी ऐसे लरिकान की, यानी कि वे व्यक्ति वे लोग जो हैं वो धन्य हैं जो मैले बच्चों को गोद में उठाने से नहीं हिचकिचाते और उन्हें उठा लेते हैं, जिनसे उनके कपड़े भी गंदे हो जाते हैं। तो इस वाक्य में उन्होंने कहीं ना कहीं धूल के महत्व को कम किया है मैले शब्द का प्रयोग करके, और एक तरफ वो धन्य कह रहे हैं उन व्यक्तियों को जो धूल से लिपटे हुए मैले बच्चों को उठाते हैं। तो उनकी विचारधारा में भी दो रूप देखने को आते हैं और ऐसा पता चलता है कि कहीं ना कहीं वो भी मैले शब्द का प्रयोग करके धूल को गंदा ही मानते हैं। इसीलिए वे भी हीरो के प्रेमी हैं और धूल भरे हीरो के नहीं, यानी कहीं ना कहीं वो भी धूल से परहेज करते हैं, उससे घृणा कर रहे हैं, उसे कम आंक रहे हैं। तो यदि धूल के महत्व को अगर आप नहीं समझ पाए तो आप जो है वो धूल भरे हीरे को भी नहीं समझ पाएंगे। यदि धूल से सने हुए बच्चे को मैला कहा जा रहा है तो मान लीजिए कि अखाड़े की मिट्टी में जिस बच्चे की देह सनी हो, उसे सुनकर तो उसे उपकाई ही आ जाएगी, क्योंकि ये साधारण मिट्टी तो है नहीं, ये तेल और मट्ठे से सिंचाई हुई मिट्टी होती है। और यदि किसी बच्चे का जीवन, उसका बचपन अगर धूल में खेला है, तो वो बच्चा अगर जवानी में अखाड़े की मिट्टी में ना सना हो उसका जीवन, तो या उससे वो वंचित रहा हो, तो ये उसका दुर्भाग्य माना है। तो ऐसे में ऐसा क्यों कहा गया है? क्योंकि अखाड़े की मिट्टी जो साधारण मिट्टी नहीं है, उसे देवताओं पर चढ़ाया जाता है, वो इतनी पवित्र है, उससे हमारा शरीर बनता है, उससे मांसपेशियां बनती हैं, वो फूल उठती हैं, और संसार में उसे बहुत ही एक दुर्लभ सुख की भांति माना है, जिससे आपके शरीर में बलिष्ठता आती है। तो ऐसे में व्यक्ति जो है वो अपने आप को विश्व विजयी मानने लगता है, और ये जो हमारा शरीर है इसे ये मिट्टी ही बनाती है। हमारा शरीर भी मिट्टी से ही बना हुआ है, इसमें जो 5 तत्व हैं उनमें से एक मिट्टी भी है, और मरने के बाद हम स्वयं इस मिट्टी में ही विलीन हो जाते हैं। शरीर और मिट्टी को लेकर संसार में बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन ये बहुत ही ध्यान देने का विषय है कि जीवन के लिए जितनी भी अनिवार्यताएं हैं, जितनी भी आवश्यक वस्तुएं हैं, उन सब तत्वों को मिट्टी से ही प्राप्त किया जाता है। उदाहरण के लिए जो हम फूलों का इस्तेमाल जो साज सज्जा के लिए किया जाता है, वे सब के सब कहीं ना कहीं मिट्टी में ही उत्पन्न होते हैं, उनकी उपज मिट्टी से ही है। फिर रूप, रस, गंध, स्पर्श, इन सब को कौन संभव करता है? ये सब भी हमें, आप किसी भी चीज को लीजिए, आप भोजन पदार्थ ले रहे हैं, कोई इत्र लगा रहे हैं, किसी भी चीज का उपयोग कर रहे हैं, वो सब के सब कहीं ना कहीं मिट्टी में ही पनपते हैं। तो ऐसे में मिट्टी और धूल में जो अंतर है वो बहुत ही क्षणिक हो जाता है, बहुत थोड़ा सा है, और इस अंतर को लेखक ने बताया है कि उतना ही अंतर है जितना एक शब्द और रस में होता है। रस जो है वो कि किसी भी भाषा का जो है के सौंदर्य को बताते हैं। हमारे मन के जो भाव हैं उन्हें हम रस के माध्यम से जानते हैं, तो शब्द के द्वारा उनको प्रकट किया जाता है। तो अपने मन के भावों को यदि आप शब्दों से प्रकट कर रहे हैं, तो शब्द है तो उसमें रस है, और रस है तो शब्द जरूर होगा। तो इतना ही अंतर मिट्टी और धूल में भी है। दूसरा उदाहरण दिया है देह और प्राण का। देह यानी शरीर, अगर शरीर है तो उसमें प्राण तो होंगे ही, और अगर प्राण है तो प्राण को जीवित रहने के लिए शरीर जरूरी है। तो दोनों की आपस में निर्भरता है। तो
एक के बिना दूसरा नहीं देखा जा सकता, अधूरा है। तीसरा उदाहरण लिया है चांद और चांदनी में। उतना ही अंतर धूल और मिट्टी में है जितना चांद और चांदनी में। तो यदि अगर चांदनी है तो चांद कहीं ना कहीं है, और अगर चांद है तो चांदनी तो होगी। तो मिट्टी की आभा का नाम धूल कहा गया है, यानी मिट्टी की एक आभा है, उसका एक कण है जो धूल के नाम से जाना जाता है। और उसके रूप रंग की पहचान, किसी भी मिट्टी का रूप रंग जो है वो उसकी धूल से पहचाना जाता है। धूल में जो सौंदर्य है उसे गांव में देखा जा सकता है। तो ग्राम्य भाषाओं में भी धूल को कभी भी गर्द नहीं माना गया है, और ऐसे में गोधूली शब्द जो है उसका इस्तेमाल गांव में किया जाता है। गोधूली का अर्थ होता है गायों या फिर गोपालों के पैरों से जब धूल उड़ती है, उनके वापस घर लौटने पर शाम को जब वो वापस घर आते हैं तो उनके पैरों से जो धूल उड़ती है और उससे वातावरण धुंधला हो जाता है, ऐसे में उसे गोधूली कहा जाता है, जो कि संध्या का समय होता है। और ये दृश्य सिर्फ गांव में ही देखा जा सकता है। तो यहाँ गांव में धूल से गोधूली शब्द को अमर कर दिया गया है। फिर सौंदर्य देखिए, अमराइयों के पीछे छिपे सूर्य की किरणें। आम के जो बाग हैं वहां से सूर्य की किरणें जब छन कर धरती पर पड़ती हैं, तो ऐसे में जो धूल है वो सोने के समान चमकीली प्रतीत होती है। सूर्य के डूबने के बाद जो लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद जो धूल उड़ती है वो ऐसी प्रतीत होती है मानो ऐरावत हाथी नक्षत्र पथ से गुजरा हो। फिर चांदनी रात में मेले जाने वाली गाड़ियों के पीछे जो कवि कल्पना की भांति, यानी कवियों ने भी अपनी कल्पना में धूल से सने हुए वातावरण को स्पष्ट किया है या उसका सहारा लिया है। फिर शिशु के मुंह पर जो फूल की पंखुड़ियों पर साकार सौंदर्य बनकर छा जाती है, यानी किसी बच्चे की वास्तविक सौंदर्य के लिए धूल का होना बहुत जरूरी है। और फूल की पंखुड़ियों पर भी यदि धूल है तो वो उसकी वास्तविकता को प्रमाणित करती है, उसे हम देख सकते हैं कि हाँ वो सच असली है। तो धूल जो है वो उसी का नाम है। गोधूली शब्द का इस्तेमाल कई सारे कवियों ने अपनी रचनाओं में किया, लेकिन शहरीकरण के कारण बहुत से कवि शहरों में आकर बसने लगे और फिर इसका इस्तेमाल कम होता चला गया। तो ये गोधूली शब्द जो है वो गांव की अपनी संपत्ति है, क्योंकि इसका अर्थ है कि गायों और गोपालों के पैरों से उड़ने वाली धूल से जो धुंधलापन आ जाता है और वो जो संध्या का समय है उसे गोधूली कहा जाता है, जो शहर के रास्तों में नहीं दिखाई देती। तो एक प्रसिद्ध पुस्तक विक्रेता का यहाँ पर जिक्र किया है और कहा है कि उसने निमंत्रण पत्र में गोधूली की बेला में आने का आग्रह किया था, जबकि शहरों में इस नाम से कोई समझता ही नहीं, क्योंकि शहरों में जो धूल धक्कड़ है वो गायों और गोपालों के पैरों से उड़ने वाली धूल नहीं है, बल्कि हाथी और घोड़ों के चलने से उड़ने वाली धूल है। तो उसे हम गोधूली नहीं कह सकते। तो ऐसे में गोधूली शब्द का इस्तेमाल करके कहीं ना कहीं उसने एक विडंबना अभिव्यक्त की है। तो ये कविता की विडंबना है। गोधूली का सौंदर्य सिर्फ गांव में देखा जा सकता है, उसका बोध सिर्फ ग्रामीण जन जीवन कर सकता है। शहरी वातावरण में रहने वाले लोग इस चीज से अनभिज्ञ हैं, उन्हें इसके अर्थ का पता ही नहीं है, वो मतलब उन्हें बोध ही नहीं है। ऐसे में नीच को धुरी समान वेद वाक्य नहीं है, अर्थात नीच को यानी किसी चीज को निम्न आंकने के लिए भी धूल का सहारा लेना ये सत्य नहीं है, इसे हम सच नहीं मान सकते, क्योंकि सती इस धूल को अपने माथे से लगाती है। सती प्रथा के बारे में आप सबको पता होगा कि पहले के ज़माने में जब स्त्रियां जो थी, स्त्रियों का सुहाग जब वो मर जाते थे, पति मर जाता था, तो स्त्रियां उसके शव के साथ ही अपना भी दाह संस्कार कर लेती थी, वो सती हो जाती थी। और ऐसे में वो उनके धूल को अपने माथे से लगाती है और श्रद्धा उत्पन्न करती है या आदर सम्मान प्रकट करती है। योद्धा इस धूल को आंखों से लगाकर अपनी मातृभूमि का सम्मान करता है। तो यूलिसिस का उदाहरण यहाँ पर दिया है, जिसने
वापस प्रवास से लौटने पर अपनी भूमि इथाका की धूल का वंदन किया था, उसको चूमा था। तो कहीं ना कहीं वो उस सम्मान के लिए भी धूल का सहारा ले रहा है। फिर एक और उदाहरण दिया है, यूक्रेन से मुक्त होने वाले एक लाल सैनिक ने उसी श्रद्धा से वहाँ की धूल का स्पर्श किया था। तो धूल का स्पर्श करना जो है वो आप देख सकते हो कि इस धूल के माध्यम से कहीं ना कहीं हमों को प्रकट करने के लिए इसका सहारा लेते हैं। तो श्रद्धा के लिए, भक्ति के लिए, या फिर स्नेह, किसी से आप ममता भी करते हो, जैसे ईश्वर का से स्नेह और भक्ति को दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपना सर जमीन पर झुकाते हैं, हम कहीं ना कहीं धूल को माथे से लगाते हैं। तो ऐसे में श्रद्धा, भक्ति, स्नेह, ये सारी भावों को स्पष्ट करने के लिए सबसे सर्वोत्तम साधन धूल को ही माना जा सकता है। तो ऐसे में उससे घृणा करना गलत है। यहाँ तक कि आपने देखा होगा ईर्ष्या जैसे भावों को या घृणित भावों को प्रकट करने के लिए भी धूल का जो है उसका सहारा लिया जाता है। ऐसी कई सारी क्रियाएं जो है वो जो है धूल के माध्यम से जताई जाती है, जैसे धूल चाटने, धूल झाड़ने आदि की बात जो है वो की जाती है। तो कहीं ना कहीं हम ये बात भूलने लगे हैं कि धूल जो है वो भक्ति भाव को, स्नेह को प्रकट करने के का सर्वोत्तम साधन है। और ऐसे में हम धूल झाड़ना, धूल फाकना, धूल चटाने जैसी बातों को कहकर उसके महत्व को कम आंकते हैं, उसे कम देखते हैं, जो कि इस विचारधारा को बदलना चाहिए। धूल, धूली, धूली, धूरी आदि की व्यंजनाएं अलग अलग हैं, यानी ये विभिन्न विभिन्न रूप हैं अलग अलग धूल के। और इसमें यदि हम धूल की बात करें तो धूल जीवन का यथार्थवादी गद्य है, यानी वो सत्य है। जीवन का सत्य धूल से कहीं ना कहीं मिट्टी से जुड़ा हुआ है। और धूली उसकी कविता है, यानी उसके भाव को समझना पड़ता है। धूल के भीतर जो गहरा अर्थ है उसको एक कविता की तरह, जैसे कविता के अर्थ को समझना पड़ता है, ऐसे धूल के महत्व को भी समझना आवश्यक है। और धूली छायावादी दर्शन है। छायावादी दर्शन होता है जिसमें प्रकृति और सृष्टि के गहरे भावों को बताया जाता है, जिसकी वास्तविकता संदिग्ध होती है। यानी धूल के भावों को भी समझना आवश्यक है, लेकिन लोग उसे समझ नहीं पाते। वो एक तरह का छायावादी दर्शन है जो कि संदिग्ध रहता है, एक शंका सी होती है। और हम जानते हैं कि जीवन के लिए मिट्टी जो है वो कितनी उपयोगी है। और धुरी लोक संस्कृति का नवीन जागरण है। तो हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को जानने के लिए कहीं ना कहीं ग्रामीण जनजीवन जो है उसे समझना आवश्यक है। तो जो कि गांव का परिवेश है, ठीक है। ऐसे में गांव के लोग जो हैं वो धूल से उनका जुड़ाव आप देख सकते हो। तो हमारी आज की नवीन सभ्यता को ये बात बतानी आवश्यक है, तभी लोक संस्कृति का एक नया जागरण होगा। तो इन सब का रंग एक ही है, इन सब का रंग एक है, पर रूप अलग अलग है। बात हम धूल की ही कर रहे हैं। और ऐसे में मिट्टी यदि काली, पीली, लाल कई तरह की होती है, लेकिन धूल कहते ही हम उसके रूप रंग की पहचान आसानी से कर सकते हैं। तो धूल के लिए श्वेत नाम का विशेषण अनावश्यक है। वो जो है वो मिट्टी की परख करने के लिए बहुत ही आवश्यक है, उससे उसे आसानी से परखा और जांचा जा सकता है। यदि प्राचीन सभ्यता की भी बात करें तो कहीं ना कहीं उस समय जो लोग थे वो उनका जुड़ाव धूल से था। वो मिट्टी में ही उनका कार्य जो है वो मिट्टी से जुड़ा हुआ था। किसान वर्ग को आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो किसानों का जीवन जो है वो मिट्टी में ही पलता बढ़ता है, वो उसी में जो है अपना जीवन बिताता है, जो कि श्रेष्ठ है। लेखक ने देशभक्ति की भावना के लिए भी धूल को माध्यम माना है। यानी आपको यदि अपने देश से प्रेम है तो देश प्रेमी क्या करता है, अपनी मातृभूमि को से अपना तिलक करता है और अपनी श्रद्धा, अपनी भक्ति जो है, अपना स्नेह जो है वो बताता है। तो ऐसे में हमारी देशभक्ति धूल को माथे से नहीं लगाती है। कहने का मतलब है लोग जो हैं वो इतने ज्यादा आधुनिकता के नशे में चूर हैं कि वो अपने देश को छोड़कर विदेशों में पलायन करने की सोचते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए ये बात की गई है कि उन्हें ये बात समझनी चाहिए कि कम से कम वो इसे माथे से भले ही ना लगाएं, लेकिन उस पर पैर रखें। यानी वो दूर भागने की ना सोचें, वो कम से कम अपने पैर यहीं पर टिका के रखें और अपनी देशभक्ति की भावना को इस तरह से अभिव्यक्त करें।
यानी वो देश छोड़ने की बात जो है वो त्याग दें। और किसान के माध्यम से धूल के महत्व को समझाया है। आज जो शहरी और ग्रामीण जीवन है, उन दोनों के अंतर से आप इस बात को समझ जाएंगे कि जो शहरी युवक है उसका जीवन खोखला है। किसान जो है उसके हाथ पैर पर धूल, उसके मुंह पर धूल छाई जाती है, जो हमारी सभ्यता की पहचान है। ऐसे में वो आप एक किसान के जीवन को समझ सकते हैं, वो असली हीरा है जो कि बहुत ही, जो हथौड़े की चोट से भी नहीं टूटता है। उसके भीतर की आभा को हम ऐसे नहीं देख सकते क्योंकि उसमें धूल छाई हुई है। यानी कि किसान जो है वो मौसम की हर मार को झेलता है, बड़ी मजबूती से अपने कार्य को करता रहता है और वो जल्दी हार नहीं मानता है। कैसी भी विषम परिस्थितियों में भी वो अपने कार्य से पीछे नहीं हटता है। तो वो हीरे के समान है जो कि हथौड़े की चोट से भी नहीं टूटता। हाँ, उसमें धूल छाई हुई है, इसलिए हम उसकी परख नहीं कर पाते। वो ईमानदार है, उसके अंदर बहुत सारे गुण हैं जो छिपे हुए हैं, और ऐसे में हम किसान परहेज ना करें, उस धूल को देखकर हम उनसे घृणा ना करें। वो तो अमर हीरे के समान है। और हमारा जीवन जो है, शहरी जीवन कैसा है, वो कांच के समान है, जो ऊपरी तौर से बहुत ही चमकीला है, आकर्षक है, लेकिन क्षण में ही टूट जाता है। और ऐसे में वो हमें पलट कर वार भी करता है, नुकसान भी पहुंचाता है। तो एक खोखला जीवन जो है वो हम जी रहे हैं। और यहाँ पर किसान और एक शहरी युवक के माध्यम से, और यहाँ दोनों के माध्यम से आप एक ऐसे जीवन की परख कर सकते हैं जिससे कांच और हीरे का भेद आप आसानी से जान सकते हैं। यानी जिस दिन हमने कांच और हीरे में फर्क करना सीख लिया, उस दिन हम एक किसान के भीतर की जो महत्वता है या उसके भीतर जो गुण हैं उसकी परख भी कर लेंगे, और तब हमें जो धूल भरा हीरा है उस हीरे को भी की परख भी हम कर पाएंगे। और तब हम हीरे से जो लिपटी हुई धूल है उसको भी माथे से लगाएंगे, यानी हम उसके प्रति भी आदर सम्मान करना सीख जाएंगे। क्योंकि आज का युवक ऐसे लोगों को जो धूल से सने होते हैं उन्हें घृणित भाव से देखता है। तो तब यदि हम धूल के महत्व को समझ गए, उसकी उपलब्धता, उसकी उपयोगिता को समझ जाएंगे, तो हम उससे घृणा करना छोड़ देंगे। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक ने धूल के उसकी महत्वता को समझाया है, शहर और गांव के अंतर को यहाँ पर बताया है। एक कृत्रिम जीवन है और एक प्राकृतिक जीवन है जो आपको बलिष्ठता देता है। ग्रामीण युवक जो है वो कितना ईमानदार है, उसके अंदर जितने गुण हैं वो ताकतवर है, उसके अंदर वो बहुत जल्दी टूटता नहीं है। तो ऐसे में वो हीरे के समान है जो बहुत ही बहुमूल्य है ऐसा जीवन। और शहरी युवक जो है वो सिर्फ एक खोखला, एक कृत्रिम जीवन जी रहा है जो प्रसाधन सामग्री को ही सुंदरता का प्रमाण मानता है। और ऐसे में हमें उन सब चीज़ों से या अपनी विचारधारा को बदलने की आवश्यकता है। फिर धूल जो है उसे घृणा ना करके उसे कई सारे भावों को प्रकट करने के लिए भी उसका इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। उसमें सौंदर्य किस तरह से देखा जा सकता, सुंदर भाव से यहाँ पर बताया है। साथ ही साथ मातृभूमि या देशभक्ति की भावना को उजागर करने के लिए भी या प्रकट करने के लिए भी धूल का सहारा या धूल को एक सर्वोत्तम साधन माना जा सकता है।